दिल्ली में बड़े पैमाने पर डिमोलिशन हो रहा है और इस मामले पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं दिल्ली के विधायक संजीव झा के साथ। संजीव जी से इसलिए भी बात करना है क्योंकि हाल ही में बिहार से लौटे हैं और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो डिमोलिशन हो रहा है उसका ज़्यादा असर पूर्वांचल के लोगों पर यानी यूपी बिहार के लोगों पर हो रहा है। संजीव जी, क्यों नहीं रोक पा रहे आप लोग डिमोलिशन? इतनी जनता परेशान है, रोज दिल्ली में कहीं ना कहीं डिमोलिशन हो रहा है लेकिन रुकता हुआ दिखाई नहीं देता। लगातार हम लोग इस मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, अपनी प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और लोग बहुत नाराज़ हैं। आज जितनी भी चाहे झुग्गियाँ टूट रही हों या अनऑथराइज कॉलोनी में ये लोग मकान तोड़ रहे हों, चुनाव से पहले यही कहते थे कि जहाँ झुग्गी वही मकान। प्रधानमंत्री जी कह के गए थे कि आम आदमी पार्टी अफवाह फैला रही है, एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। चुनाव खत्म, बदल गए। तो ये लोग हमेशा चुनाव के समय तो वोट मांग लेते हैं राम के नाम पर और काम सारा है रावण का। लेकिन मुझे लगता है कि चाहे वो झुग्गी टूट रही हो या अनऑथराइज कॉलोनी में टूट रहे हो, ये सब गरीब लोग हैं। तो मुझे लगता है कि आज वो तमाम लोग जिन्होंने बड़े बड़े वादों को वोट किया आज परेशान हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। 29 तारीख को हम जंतर मंतर पर एक बड़ी रैली भी कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कोई एकजुट होकर लड़ने का वक्त है, नहीं तो ये टुकड़े टुकड़े में पूरे दिल्ली की झुग्गियों को ख़त्म कर देंगे। अनऑथराइज कॉलोनी में जो लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी नरक बना देंगे, क्योंकि इनकी नज़र है उन ज़मीनों पे और गरीबी से बड़ा नफरत है इन लोगों को। कहते थे गरीबी हटाएंगे पर गरीबों को हटा रहे हैं। तो इस मुद्दे को लगातार हम लोग रोज़ उठा रहे हैं, रोज़ बात कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि जब सरकार अहंकार में हो तो उनको सच से वो दूर हो जाता है। तो रियलिटी रोज़ मुख्यमंत्री कहती है एक झुग्गी नहीं टूट रहा है, एक झुग्गी नहीं टूट रहा है। हम रोज़ जाके दिखा रहे हैं झुग्गी टूट रहा है। तो जो हो रहा है उसको जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बात को हम लोग मजबूती से उठाते रहेंगे। संजय जी, एक चीज़, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के चुनाव से ठीक पहले एक वीडियो रिलीज़ किया था और उन्होंने कहा था कि दिल्ली में करीब 68 लाख, अगर मुझे याद है तो उन्होंने बोला था कि 68 लाख आबादी बेघर हो जाएगी और दिल्ली में 80-90% एक तरह से इलीगल है, कहीं ना कहीं कोई इलीगल काम हुआ है। तो उनका ये कहना था कि अगर बीजेपी को जिताया तो बीजेपी ये तोड़ देगी। तो क्या आम आदमी पार्टी या आप लोगों को पहले से इस तरह का कोई अंदेशा था कि बीजेपी के आने के बाद, क्योंकि कोई भी सरकार इस तरह की नेगेटिविटी नहीं लेना चाहेगी? देखिए, एक एक बात जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, आज वो सारी बातें सच हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो झुग्गियाँ टूटेंगी, झुग्गियाँ टूट रही हैं। उन्होंने कहा था कि अगर ये सरकार आम आदमी पार्टी की बनती, बिजली के रेट बढ़ेंगे, बिजली के रेट बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उसके फ़ी बढ़ जाएंगे। आज बड़ी गर्मी में पेरेंट्स आज देखिए स्कूल के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं उस हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। दवाइयाँ बंद हो गई, आज अस्पताल में जाएंगे दवाइयाँ नहीं मिलेगा आपको। कहा था मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगा, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गया। जो बातें अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, आज सारी बातें सच हो रही, चूँकि ये बीजेपी का इस तरह का अब काम करने का तरीका रहा है और दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार के कामकाज देखे थे। तो वो जो अब अंतर साफ साफ दिख रहा है और हर राज्य यही करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो कह रहे थे वो बीजेपी के काम करने के तरीके जो हैं उस तरीकों को देखते हुए दिल्ली में वही होगा। और आज जो कुछ भी उन्होंने कहा, आज सारी बात सच हो रही है। तब मुझे लगता है कि देखिए, चुनाव से पहले इन्होंने बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें, जिस झुग्गी को तोड़ रहे हैं उसी झुग्गी में जाकर रात में खाना खाते थे और उनको बड़े बड़े सपने दिखाते थे। मैं मद्रासी कैंप जंगपुरा में झुग्गी टूटा, हम मद्रासी कैंप में गए, वहाँ झुग्गी प्रवास के समय सबको काट दे दिया कि ये अब आपका परमानेंट झुग्गी होगा, ये कभी नहीं टूटेगा। ये बीजेपी ने काट दिया, ये बीजेपी ने काट दिया, बीजेपी के एमएलए ने काट, सबके पास वो कार्ड बना हुआ है। जैसे हमने गारंटी दी थी ऐसे ही गारंटी दिया था। और जब झुग्गी टूटी तो ना बीजेपी का विधायक, एक भी बीजेपी का नेता वहां नहीं दिखा। तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में गरीबों को दिल्ली से हटाना चाहती है, उसके रोजगार को छीनना चाहती है। आज रेहड़ी पटरी जहां लग रहा है उसको हटा रहे हैं। तो छोटे छोटे रोजगार थे उसको तुम छीन रहे हो। जो लोग अपने 40 साल, 50 साल, 60 साल से झुग्गियों लोग रह रहे थे, आज तुम उसकी झुग्गी छीन रहे हो। तो मुझे लगता है कि नीचे को ऊपर वाले से तो डरो। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि आप लोगों ने सब इलीगल लोगों को बसाया हुआ था, गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ था और कोर्ट के आदेश हैं। बीजेपी हर चीज़ में ये कह रही है कि कोर्ट के आदेश है, इसमें सरकार या कोई भी राजनीतिक दल क्या कर सकता है। तो कोर्ट ने तो, सुप्रीम कोर्ट ने, अपेक्स कोर्ट के
कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये फैसला किया था कि दिल्ली में जनता जिस सरकार को चुनेगी पावर उसके पास होगा। आपने रातों रात पार्लियामेंट से बना करके कानून बदल दिया आपने। जब अपनी बात आए तो आप तो अपेक्स कोर्ट के संवैधानिक पीठ की बात नहीं मानते। यहाँ आप भाई कोर्ट फैसला कैसे देगा? आप जाकर कहोगे कि नहीं जी इससे रेलवे का सिक्योरिटी पे फर्क पड़ेगा, क्या कहते हो ये नाला जाम हो जाएगा, कोर्ट तो उसी बेसिस फैसला देगा ना। तो कोर्ट में तो डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आप कहते हो तोड़ो, कोर्ट कहती है हाँ तोड़ो। हम ये कह रहे हैं कि ये जितने भी लोग बसे हैं जाके पता कीजिए, चाहे वजीरपुर की झुग्गी टूटा हो, चाहे सुंदरनगर का झुग्गी टूटा हो, चाहे जंगपुरा का झुग्गी टूटा हो, चाहे मेरठ झुग्गी टूटा हो, पता कीजिए। ये कोई 2013, 14, 15 में नहीं बसे हैं लोग। कई लोग तो 1980, 90, 2000 में सब लोग बसे। और हम देखिए दिल्ली में जब लोग आए तो हमारी जिम्मेदारी है उनको बेसिक फैसिलिटीज़ मिले। हाँ, हमने उसको बेसिक फैसिलिटीज़ दिया है, हमने पीने की पानी की सुविधा दी, हमने उसके लिए कम्युनिटी हॉल बनाए, हमने जो बेसिक फैसिलिटीज़ वो हमने ज़रूर दी हैं, उसको वो मूल अधिकार में देना चाहिए। लेकिन आप चुनाव से पहले क्यों नहीं कह दिए? अगर हिम्मत थी तो चुनाव से पहले कहते ना आप हम झुग्गी तोड़ देंगे, या कोर्ट आदेश देगा तो हम नहीं मानेंगे कोर्ट का आदेश। तो आपने कहा था कि जहां झुग्गी है वही मकान देंगे, झुग्गी आपकी नहीं टूटेगी। प्रधानमंत्री आकर कह गए थे कि ये आम आदमी पार्टी झूठ फैला रही है, झुग्गी एक भी नहीं टूटेगी। तो क्यों नहीं कहा आपने? तो धोखा दिया ना अपने दिल्ली के लोगों को ना। तो ये जो धोखा है, देखिए इनको ये अहंकार है कि हम हमेशा के लिए आ गए हैं, 5 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। और आपने कहा ना इसीलिए हम बिहार गए हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग झुग्गी में जो रह रहे हैं वो पूर्वांचल के लोग हैं, वो बिहार के लोग हैं, वो यूपी के लोग हैं। तो हमने बिहार में जाकर कहा है लोगों को कि आज बीजेपी वहां से लोगों को उजाड़ रही है और यहां आके वोट मांग रही है। तो ऐसे तो नहीं होगा ना कि यहां तुम लोगों को उजाड़ो, वहां कहोगे नहीं नहीं जी हम आपको सुविधाएं देंगे। तो हम उनके दिल्ली में जिस तरह से धोखा दिया, वो जाकर अगर चुनाव की भाषा में समझ में आती है इनको, तो हम चुनाव में जाकर कहेंगे किस तरह से दिल्ली में इन लोगों ने बिहार के लोगों को, यूपी के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को दिल्ली में वादा करके अब फिर उसको उजाड़ रहे हैं। बिहार की भी बात करूंगा, लेकिन एक सवाल और जानना चाहता हूं संजय जी आपसे, क्योंकि आप इसे करीब से जानते हैं। मैं दिल्ली के कुछ ऐसे इलाकों में भी घूमा हूँ, द स्वतंत्र की टीम घूमी है, आपके भी इलाके की एक कॉलोनी में हम गए। अब वो जमीन डीडीए ने नोटिस जारी कर दिया उनको, लोगों ने वो प्राइवेट बिल्डर से जमीन खरीदी, वहां पर अपने जीवन भर की कमाई लगा करके उस प्लॉट को खरीदा, 20 गज 30 गज जगह खरीदी, उस पर मकान बना लिया। जब मकान बन रहा था तब डीडीए, पुलिस सब ने आकर के लेंटर डरने पे पैसा ले लिया। अब उनको कहा जा रहा है कि आप खाली कर दीजिए। तो ये तो झुग्गी वाले भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए बड़ी डीडीए ये कहती है दिल्ली में आज अनऑथराइज कॉलोनी बना, क्यों बना? दिल्ली में ये हाउसिंग पॉलिसी प्लानिंग करने की जिम्मेदारी डीडीए की थी। डीडीए यहाँ बिल्डर बन गया। डीडीए ने कहा कि हम मकान बनाएंगे, हम मकान बेचेंगे। आप नोएडा जाइए, आप गुड़गांव जाइए, डेवलपमेंट अथॉरिटी प्लानिंग कर लेती है और फिर अपना प्राइवेट बिल्डर्स अपना उस हिसाब से डेवलप करता है, जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करता है। यहाँ डीडीए नहीं करी। अब डीडीए नहीं करी तो लोगों ने अपना तरह से मकान बना लिया। एग्रीकल्चर लैंड था, लोगों ने जमीन खरीदा, अपना घर बनाया। अब तुम इलीगल कर लिए। डीडीए के पास कोई प्लानिंग नहीं है। अगर आप जिस कॉलोनी में आप गए हैं उनसे पूछिए कि तुम क्यों तोड़ रहे हो, क्या तुम्हारा कोई प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं है। क्यों तोड़ रहे? मेरे पास पावर है। अरे तो पावर है तो तुम सर्वनाश थोड़े कर दोगे, तुम प्लानिंग करोगे ना। अगर तुम्हारे पास कोई उस एग्रीकल्चर लैंड पे कोई डेवलपमेंट का प्लान हो तो समझ में आए। कोई प्लान नहीं है तुम्हारे पास। लोगों ने अगर घर अपने आप बना लिया तो तुम कह रहे हो उसको तोड़ देंगे। तो ये जो एग्रीकल्चर लैंड पे लोगों ने अपना जमीन खरीदा, घर बनाया, घर बनाते टाइम कोई नहीं आया। हम कह रहे हैं कि ये पहले दिन प्लॉटिंग हो कैसे जाती है, तो अब तुम क्यों नहीं रोकते? मैं विधायक हूं, मैं 50 चिट्ठियां सभी एजेंसीज को, मैं पुलिस को लिख चुका हूं, मैं डीडीए के लिए लिख चुका हूं कि ये नई कॉलोनी नहीं बसनी चाहिए। लेकिन जो लोग बस गए हैं वो तो गरीब हैं। अब समझिए कि जिस कॉलोनी में आप आज गए हैं उस कॉलोनी में एक व्यक्ति, वो बिहार का रहने वाला था, भागलपुर का, अपनी गांव की जमीन बेच करके यहाँ 50 गज का जमीन लिया और घर बनाया। आप एक की बात कह रहे हैं, मैं 3 ऐसे लोगों से मिला हूँ। झारखंड से बेचारे, उन्होंने अपनी जमीन बेच दी पूरी, की बेटी का घर बन जाएगा यहाँ पर, और अब ये घर भी चला गया, गांव की जमीन भी चली गई। दर्जनों उदाहरण, वही बता रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दर्जनों उदाहरण है ऐसे। ये 25 गज 50 गज जो मकान बना रहे हैं ना, वो वहां भी बहुत, घर में बहुत अमीर तो नहीं थे ना, बिल्कुल नहीं, जो छोटा मोटा गांव, अब ना तो गांव के रहे ना शहर के रहे।
तो इंसानियत तो होनी चाहिए ना। मुख्यमंत्री रोज टीवी पे कहते हैं कि नहीं ये टीवी वाले अफवाह फैला रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले अफवाह फैला रहे हैं। एक बार निकल के आके तो देखो, पूछो उन माँ बाप से जो अपनी बेटी को जमीन खरीद रहे थे, पूछो उसको जो रेडी लगाता था बेचारा, अपना घर हो, वो घर बनाया था, तुम जाके घर तोड़ रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी 4 महीने में दिल्ली के लोगों को इतनी परेशान करी कि दिल्ली के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं आज। तो संजीव जी उपाय क्या है, क्योंकि इन लोगों ने तो बकायदा एक चीज़ ये मैं आपसे इसलिए समझना चाह रहा हूँ क्योंकि आप जनप्रतिनिधि भी हैं। हम लोग जब ये चलाते हैं कि झुग्गी तोड़ी जा रही है, तो हमारे दर्शकों का एक वर्ग है जो अपने घरों में बैठे हुए, भगवान उनको ओढ़ दे, और एसी में बैठे हुए, वो कहते हैं कि इन्होंने जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ, इनको साफ होना चाहिए। तो इन लोगों ने तो कब्जा भी नहीं किया हुआ, इन लोगों ने तो पैसा देके खरीदा हुआ है। और झुग्गी वालों को भी मैं अवैध कब्जाधारी इसलिए नहीं कहता क्योंकि 50 सालों से वो रह रहे हैं वहां पे, सरकारों ने ही बसाया उन्हें, और सरकारों ने उनके यहाँ बिजली पानी सब कुछ दिया, और अब अचानक से एक दिन आप कहें कि ये सब इलीगल है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कर रही है वो डिजास्टर है वो, और इसका कीमत तो चुकाना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चाहे वो अनाथालय कॉलोनी में 25 गज मकान रह रहा हो या झुग्गी में रह रहा हो, ये दिल्ली के इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। जितनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज आप देखते हैं उसके सामने झुग्गियां हैं, वही झुग्गी वाले के घर में काम करते हैं। बिल्कुल। क्या कोठी वाले यहाँ काम करेंगे? तुम उजाड़ दो झुग्गी, तुम झुग्गी उजाड़ दोगे, दिल्ली की इकोसिस्टम खत्म कर दोगे तुम, दिल्ली नहीं चलेगी। क्योंकि वहीं के मजदूर आकर के सड़क में काम कर रहे हैं, आपके घर में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की पानी पिलाने वाले जो लोग होंगे वो भी उस झुग्गी में रहता होगा। तो फिर आप इसको हटा करके क्या कोठे वाले क्या काम करेंगे? तो आप दिल्ली के इकोसिस्टम खराब कर रहे हो। दिल्ली की समझ नहीं है आपको। वो झुग्गी वाले जैसे बसे, जब बसे, जिम्मेदारी सरकार की थी कि वैसी फैसिलिटीज दे, और अब दिया, लेकिन उसको उजाड़ करके आप दिल्ली का भला नहीं कर सकते। तो ये हर तरफ से दिल्ली का नुकसान है। एक तो दिल्ली का इकोसिस्टम खराब हो जाएगा कि वो काम कैसे होंगे, मजदूरी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा, ये जो लोग बेचारे यहाँ रह रहे थे, उनके बच्चे हैं, स्कूल जा रहे थे बच्चे। अब देखिए, मद्रासी कैंप में तोड़ा, अब मद्रासी जंगपुरा में ही तमिल का स्कूल है जहाँ बच्चे तमिल पढ़ सकते हैं, उसको भेज कहाँ दिया? नरेला, 50 किलोमीटर दूर। 50। वहीं जो कोई कार वॉशिंग का काम कर रहा था, कोई छोटी मैकेनिक था, कोई कूलर का काम कर रहा था, सबके छोटे छोटे काम थे जो वहीं काम थे, वो आपने वहां से उठा करके वहां रख दो, काम भी बंद हो गया उसका। तो फिर तो भूखे मरेगा ना। तो सरकार इसलिए तो नहीं बनाया था ना कि आप लोगों को यहाँ से उजाड़ कर भगा दो, लोगों को भूखे मरने पर मजबूर कर दो। तो मुझे लगता है कि रास्ता बस एक ही है इसका, कि इसके लिए मिल करके आवाज उठानी पड़ेगी। लेकिन दिल्ली तो सुंदर हो जाएगी, ये ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। हाँ, दिल्ली सुंदर कैसे होगी? झुग्गी एक बात लोगों को बताइए, गरीबों को। एक बात बताइए। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि दिल्ली सुंदर नहीं, दिल्ली को गरीबों से रहित बनाना चाहते हैं। ये गरीब नहीं दिखना चाहिए, लेकिन जिसको आप गरीब कह रहे हैं ना, वही इस दिल्ली के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल अपना प्ले कर रहा है। तो ऐसी दिल्ली जहां आपको काम करने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे, ना घर में काम करने वाले लोग मिलेंगे, ना ऑफिस में काम करने वाले लोग मिलेंगे, ना सिक्योरिटी गार्ड आपको मिलेंगे, ना छोटे छोटे जो लो स्किल्ड काम है आपका, वो नहीं हो पाएगा। तो फिर ऐसी सुंदर दिल्ली के करोगे क्या आप? तो मुझे ये लगता है कि सरकार, देखिए, हम स्टेट वेलफेयर स्टेट होता है, गवर्नमेंट का काम होता है वेलफेयर करने का। गवर्नमेंट का काम बिजनेस करने का नहीं है। गवर्नमेंट का काम केवल चमकने दमकने का नहीं है। गवर्नमेंट का काम है कि सभी सिटीजन्स को रोटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, रोजगार के अवसर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। बना तो नहीं रहे हो, जो था उसको भी छीन रहे हो। तो क्या इन सब के पीछे भी कोई बिजनेस मॉडल दिखाई देता है? मुझे ये लगता है कि देखिए, इन सब को, अब चाहे आप मद्रासी कैंप ले लीजिए, या सुंदर नगरी जहाँ झुग्गी टूटा, सुंदर नगर का झुग्गी टूटा, या महरौली में टूटे, या अभी वजूरपुर तोड़ने जा रहे हैं, ये सब परमानेंट लैंड है। आप तो इनकी नज़र ये है कि झुग्गी वाले को हटा करके और फिर किसी न किसी बड़े व्यापारी को दे दो। हुआ भी, बवाना में एक झुग्गी थी, वहाँ पे आग लगी। जिस दिन आग लगी, जिस समय आग लगी, उसी समय सीएम उसी विधानसभा में मन की बात सुन रहे थे, और वहां आग लगे, वहां पर 2 बच्चे मर गए। और आप देखते तो आपको रूह कांप जाते कि वो बच्चा कूलर में जाके छुप गया कि बच जाएगा, उस कूलर में ही पूरा कंकाल दिख रहा था जला हुआ उसका। इतनी निर्दयी सीएम कि जाके पूछी नहीं। हम लोग रात के 9 बजे गए, रात के 9 बजे ना लाइट की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था, ना टेंट की व्यवस्था, और 3 दिन में झुग्गी जब जल गई, सबको वहां से हटा दिया, उसको बाउंड्री कर दिया, अब उसको ऑक्शन के लिए रख लिया है।
तो ये इनकी मंशा पूरे दिल्ली में है कि गरीबों से जगह छीन करके, भाई झुग्गीवालों से क्या मिलेगा उनको, बुरकाने में वोट तो मिल गया, अब तो अमीरों से मिलेगा ना पैसा, जो बड़े बड़े व्यापारी देंगे उससे मिलेगा ना पैसा। ये कोई वेलफेयर के लिए तो आए नहीं है, ये लूटने के लिए, दिल्ली को खाने के लिए आए हैं, दिल्ली को बर्बाद करने के लिए आए हैं। तो इनका मनसा बस इतनी है कि इन गरीबों को उजाड़ करके ये जगह अमीरों को दे दें आप। संजीव जी, दिल्ली का तो चलिए, आप लोग रैली करेंगे 29 को, हो सकता है गरीबों का कुछ आवाज़ जाए। बिहार की आप लोगों के दौरे की बड़ी चर्चा है, वहाँ खान सर से भी आप लोग मिला है और बड़े दावे वहाँ किए जा रहे हैं कि बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो क्या क्या सोच रही है पार्टी बिहार को लेकर? हाँ बिल्कुल, हमारी वहाँ की लोकल यूनिट तैयारी कर रही है और हम लोग गए थे। दो कारण था, एक तो बीजेपी को एक्सपोज करना था, वहाँ फिर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। एक बार आपको याद है ना, प्रधानमंत्री गए 2014 में 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़ तक पहुँच गए थे। तब से बिहारी इंतजार कर रहा है कि वो पैसे कहाँ गए भाई। बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही है, बिहार में शिक्षा का बुरा हाल है, बिहार में स्वास्थ्य का बुरा हाल है, तो लोग इंतजार कर रहे हैं वो पैसा कहाँ गया। फिर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। तो अभी हाल में दिल्ली में चुनाव को याद दिला रहे हैं कि दिल्ली में कैसे वादे किए थे और क्या दिल्ली का हालात करके रखा है। तो बिहार में भी ऐसे झूठे वादों भरोसा नहीं करना, जाके लोगों को हम याद दिला रहे हैं और समझा रहे हैं। एक दूसरा, मुझे लगता है कि लोग भारतीय जनता पार्टी की लगातार बिहार में सरकार रही है, जंगल राज कहते हैं, आज खुलेआम लोगों को गोली मारी जा रही है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, व्यापारी खुलेआम व्यापार नहीं कर सकता, बुरे हालात में बिहार को पहुंचा दिया। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनकी विफलता को लेकर हर घर जाएं, और यही कारण है कि हम सब सीट पर लड़ रहे हैं। खान साहब से मुलाकात अनौपचारिक थी और हम लोग गए थे, वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा में, तो जाकर मिले उनसे। खान साहब भी बड़े राजनीतिक रूप से बड़े जागरूक आदमी हैं, तो कुछ राजनीतिक बात भी हुई? मुझे देखिए, जब बैठते हैं तो 50 तरह की बातें होती हैं, ऑब्वियस है कि चुपचाप आते नहीं हैं। बहुत सारी बातें हुई और मुझे लगता है कि जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, और जो अच्छा काम करे, अब सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, तो वही जो भी लो एफोर्डेबल स्टडी का वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उससे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए और हम लोग अप्रिशिएट करने गए। जाते थे एक सवाल, आप लोगों की एजेंसी, जो देश की सबसे बड़ी एजेंसी है ईडी को लेकर एक सवाल, क्योंकि ईडी का और आम आदमी पार्टी का रिश्ता बड़ा करीबी रहा है। ईडी फिर से कह रही है कि क्लासरूम घोटाले में भी बहुत से सबूत मिल गए हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ, सत्येंद्र जैन के खिलाफ। तो क्या एक शराब वाला जो कथित मामला था, उसके बाद अब ये दूसरा मामला? देखिए, टीवी का हेडलाइन एक साल बना रहा है एक्साइज पॉलिसी। उस पॉलिसी में हमारे टॉप के 4 नेता जेल गए हैं हमारे, और उस एक्साइज पॉलिसी में आज पूछिए ईडी को क्या मिला तो बेचारे बता नहीं पाएंगे। कोर्ट को बहुत तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी कि किस तरह से इलीगल अरेस्ट था, किस तरह से लोअर कोर्ट तक के बारे में बहुत तल्ख टिप्पणी किया। एजेंसीज के बारे में तो बहुत सारी लगातार आज भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट करती आ रही है कि एजेंसी कैसे अपने पावर को मिसयूज कर रही है। तो एक्साइज पॉलिसी में कुछ नहीं मिला। अब फिर सामने पंजाब चुनाव है, तो अब आ गए कि स्कूल क्लासरूम में घोटाला। एक बार बताइए, और कितने ये या तो मूर्ख हैं या जनता को मूर्ख समझते हैं। ये कोई मंत्री ठेकेदार है क्या कि वो टेंडर गलत ले लिया या सही ले लिया, काम क्वालिटी ख़राब किया। भाई मंत्री पॉलिसी डिसीजन लेता है कि ये कमरे बनने, इतने कमरे बनने, फिर उसमें इंजीनियर उसका एस्टिमेट करती है, फिर उसके अपने तरीके हैं उसको काम अवार्ड होने का। अब इनकी प्रॉब्लम क्या है कि गरीब अगर स्कूल में पढ़ते, इतना बढ़िया टॉयलेट क्यों बना दिया, इतना महंगा टॉयलेट क्यों बना? अगर गरीब यहाँ पढ़ने आ रहे हैं तो इतना बढ़िया लाइब्रेरी कैसे बन गया, इतना महंगा लेबोरेटरी कैसे बन गया? यानी गरीब, इनके डिक्शनरी में गरीब दोयम दर्जे का नागरिक है कि अगर आप गरीब हैं तो आपके साथ हमेशा हर कदम पे आपको सरकार रियलाइज करेगी तुम्हारी हैसियत नहीं है। तुम अच्छे स्कूल में नहीं बैठ सकते, तुम अच्छे टॉयलेट में नहीं जा सकते, तुम अच्छे लाइब्रेरी में नहीं बैठ सकते, तुम अच्छे लेबोरेटरी में बैठ। हमने कर दिया, बर्दाश्त कैसे होगी इनको? तो कह दिया करप्शन है, करप्शन है, करप्शन है। अब फिर वो चलता रहेगा, मिलेगा कुछ नहीं। लेकिन जब तक पंजाब का चुनाव है तब तक ऐसा ही आप सुनते रहेंगे
कि वो करप्शन हो गया पंजाब का चुनाव तो 1.5 साल तब तक चलेगा अभी, यानी है 1.25 साल चला है ना। एक्साइज का केस 1.25 साल चला ना, बल्कि 2 साल चल गया एक्साइज का केस। 1.25 साल तो टीवी का हेडलाइन बना रहा। टीवी वाले रोज एक नया ब्रेकिंग खबर लेकर के आते थे। आज क्या है बताइए, कोई चर्चा हो रही है? कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो अब एक्साइज पॉलिसी फिर दोबारा लेके आएंगे तो लोग कहेगा ये भाई फिर पुराना रागा लाप रहा है, लोगों का भरोसा नहीं है। तो ये नई नई चीज़ें क्रिएट करके लाते हैं, सारा संसाधन इनके पास है। आज टीवी चैनल भी कोई स्वायत्त संस्था नहीं रही, टीवी चैनल भी वित्त पोषित संस्था है। तो अगर वो उनकी बात नहीं करेगा तो चैनल नहीं चलेगा। तो वो चैनल सरकार की बात कवायद इसलिए करता है क्योंकि उस चैनल को चलाना है। तो वो सारा टीवी चैनल वो जो नैरेटिव बनाते हैं पहले बीजेपी की हेड ऑफिस में, फिर उसके बाद एजेंसी को भेजकर कहते हैं तुम जाओ वहाँ, फिर उसका टीम नैरेटिव बनाते हैं, वो नैरेटिव चलता रहता है। चलिए संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दर्शकों, आपसे यही अनुरोध कि दास वतन के साथ अपना साथ बनाए रखिए। ऐसे ही अलग अलग मुद्दों पर आपको अलग अलग शख्सियतों के साथ मुलाकात करवाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।